नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 2 एनिमल्स में न्यूट्रिशन को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि जो निवाला हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर किन किन जादुई रास्तों से गुजरता है और कैसे हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और देखिए, इस विषय को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, है ना? लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद वो भोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। शरीर को बढ़ने के लिए, तरह तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए और दिन भर के सारे काम करने के लिए जो ताकत चाहिए वो इसी भोजन से मिलती है। सही कहा। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो मतलब हम अपने शरीर की इस अद्भुत मशीनरी का असली महत्व समझ पाएंगे। और एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है पौधों और जंतुओं के भोजन में जो बुनियादी अंतर होता है। मतलब हम जानते हैं कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। सूर्य के रोशनी की मदद से वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जी हाँ, वो अपना खाना खुद पका लेते हैं। लेकिन इंसान और जानवर ऐसा नहीं कर सकते। हम धूप में खड़े होकर तो अपना पेट नहीं भर सकते ना। हम अपने भोजन के लिए सीधे तौर पर या फिर घुमा फिरा कर पौधों पे ही निर्भर हैं। बिल्कुल। चाहे हम सेब खाएं जो सीधा पेड़ से आता है, या हम दूध पिएं जो उस गाय से आता है जिसने पौधे खाएं। तो चलिए इस चर्चा के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि पोषण और पाचन यानी न्यूट्रिशन और डाइजेशन असल में क्या है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें अपने भोजन की बनावट को समझना होगा। हमारी थाली में जो खाना होता है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो या दाल, वो बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लेक्स अवस्था में होता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं इस जटिल भोजन का सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि शरीर को इस खाने का रूप बदलना पड़ता है। सटीक बात है। शरीर को इस खाने को छोटे और सरल हिस्सों में यानी सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ने की जरूरत होती है। तो जटिल भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ने की इसी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में पाचन या डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन। इसे आप लेगो ब्लॉक्स के खेल की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास लेगो ब्लॉक्स से बना एक बड़ा सा घर है। आपका शरीर उस पूरे घर को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो पहले उस घर को तोड़कर अलग अलग छोटे ब्लॉक्स में बांटता है और फिर उन छोटे ब्लॉक से शरीर के लिए जरूरी नई चीजें बनाता है। अरे वाह, लेगो वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साफ कर देता है। पाचन को समझने के बाद अगर हम थोड़ा प्रकृति की तरफ देखें तो हर जीव के खाने का तरीका यानी भोजन अंदर लेने का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा होता है। बहुत अलग होता है। जैसे मधुमक्खी और हमिंगबर्ड को ही देख लीजिए, तो वे फूलों पर बैठकर उनका मीठा रस चूसते हैं। वहीं अगर हम एक अजगर की बात करें तो वो अपने शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। प्रकृति ने हर जीव को उसके माहौल के हिसाब से अलग अलग उपकरण दिए हैं और इसी कड़ी में तारा मछली यानी स्टारफिश के भोजन करने का तरीका शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। मैंने भी सुना इसके बारे में। ये जीव समुद्र की गहराइयों में उन जीवों का शिकार करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल या शेल के अंदर सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि सीप। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस कठोर खोल को तोड़ने के बाद तारा मछली का खाना खाने का तरीका विज्ञान की किसी काल्पनिक फिल्म जैसा होता है। मतलब वो अपना पेट सीधे मुंह से बाहर निकाल लेती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। तारा मछली सबसे पहले अपने शिकार का कठोर खोल खोलती है, उसके बाद वो अपना पेट अपने मुंह से बाहर निकालकर उस खोल के अंदर बैठे नरम जीव को सीधे पकड़ लेती है। बाप रे। और शिकार को पकड़ने के बाद उसका पेट वापस शरीर के अंदर चला जाता है और फिर वो भोजन धीरे धीरे पचता रहता है। ये दिखाता है कि प्रकृति ने जीवों को जिंदा रहने के लिए कैसे कैसे अद्भुत तरीके दिए हैं। तारा मछली का तरीका तो सच में किसी एलियन जैसा लगता है। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा तरीका भले ही इतना अजीब ना हो, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की जो इंजीनियरिंग है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हमारी आहार नाल, जिसे विज्ञान में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो एक बहुत ही लंबी सुरंग की तरह है। हमारा भोजन शरीर के अंदर इस लंबी सुरंग से गुजरता है और इस यात्रा के मुख्य रूप से 6 स्टेशन होते हैं: मुंह, भोजन नली, आमाशय यानी पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और अंत में गुदा। और जैसे जैसे खाना इन अलग अलग स्टेशनों से गुजरता है वो धीरे धीरे पचता जाता है। चलिए इस यात्रा के पहले स्टेशन से शुरू करते हैं, जो है हमारा मुंह और हमारे दांत। विज्ञान में भोजन को शरीर के अंदर लेने की इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन।
जी, यहीं से खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। बचपन में हम सभी के दांत टूटते हैं। 6 से 8 साल की उम्र में जो दांत टूटते हैं उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, और उनकी जगह जो नए और मजबूत दांत आते हैं वे स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहलाते हैं। हमारे पास भोजन को काटने, चीरने और पीसने के लिए अलग अलग तरह के दांत होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। इन 4 प्रकारों का अपना एक विशेष काम है। सबसे आगे के दांत होते हैं छेदक या इंसिजर्स, जो काटने का काम करते हैं। जैसे जब हम सेब खाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सेब का पहला बाइट। बिल्कुल। और उनके बगल में नुकीले दांत होते हैं, जिन्हें भेदक या कैनाइन्स कहते हैं, जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। अगर हम शेर या बाघ जैसे मांसाहारी जीवों को देखें तो उनके कैनाइन्स बहुत लंबे और नुकीले होते हैं। फिर आते हैं अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर्स, और सबसे पीछे होते हैं चर्वणक यानी मोलर्स। ये चक्की की तरह खाने को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। घास खाने वाले जीवों में ये पीसने वाले दांत बहुत विकसित होते हैं। दांतों के साथ साथ मुंह में 2 और बहुत बड़े मददगार होते हैं, हमारी लार, जिसे सलाइवा कहते हैं, और हमारी जीभ। लार सिर्फ पानी नहीं है, ये एक बहुत ही खास तरल पदार्थ है। हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जो लगातार लार निकालती हैं। लार खाने को मुलायम तो बनाती ही है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रासायनिक काम भी है। लार के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन में मौजूद कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सरल शर्करा यानी शुगर में बदलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यही कारण है कि अगर आप सूखी रोटी या उबले हुए चावल को थोड़ी देर तक चबाते रहें तो वो आपको हल्का मीठा लगने लगता है। अरे हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। और इस पूरी प्रक्रिया में जीभ एक चम्मच की तरह काम करती है, जो खाने में लार को अच्छी तरह मिलाने में मदद करती है। साथ ही जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स ही हमें बताते हैं कि खाना खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या नमकीन है। जी, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात मैं विद्यार्थियों को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर हम ज्यादा मीठा खाते हैं और खाना खाने के बाद दांत साफ नहीं करते तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस बची हुई शर्करा को एसिड में बदल देते हैं। यही एसिड धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और दांतों में कीड़ा लग जाता है। इसलिए समय पर ब्रश करना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है। अब आगे की यात्रा पर चलते हैं। जब खाना अच्छी तरह चबा लिया जाता है तो वह गले से होकर हमारे भोजन नली, जिसे ईसोफेगस कहते हैं, उसमें जाता है। ये कोई खाली पाइप नहीं है जहां से खाना सीधा पेट में गिर जाए। भोजन नली की दीवारों की मांसपेशियों में एक खास तरह की लहरदार हलचल होती है, और इसी हलचल की वजह से खाना धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेला जाता है। विज्ञान में इसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। मैंने कहीं सुना था कि इसी हलचल के कारण अगर कोई व्यक्ति उल्टा भी लटक जाए तो भी खाना पेट की तरफ ही जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। और भोजन नली से होते हुए ये खाना पहुंचता है हमारे आमाशय यानी पेट में। आमाशय एक मोटी दीवार वाले जे या यू आकार के बैग की तरह होता है। ये हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। इसे आप शरीर की मिक्सी भी कह सकते हैं। यहाँ खाने को खूब मथा जाता है। पेट के अंदर की दीवार 3 बहुत जरूरी चीजें निकालती है: श्लेष्मा यानी म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस। पेट के अंदर एसिड का नाम सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सुरक्षा गार्ड का काम करता है। खाने के साथ जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं, ये एसिड उन्हें मार डालता है। साथ ही ये एसिड पेट के अंदर के माहौल को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रस अपना काम ठीक से कर पाते हैं। ये पाचक रस खाने में मौजूद प्रोटीन को और भी छोटे और सरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर पेट में इतना तेज एसिड है तो पेट खुद क्यों नहीं जलता? इसका बहुत सीधा सा जवाब है म्यूकस। म्यूकस पेट की अंदरूनी दीवार पर एक सुरक्षा परत बना देता है, जो उसे इसी एसिड से बचाती है। आमाशय में खाना मथने और प्रोटीन के टूटने के बाद ये भोजन एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है और अपनी यात्रा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर पहुंचता है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी, इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन असल में ये 7.5 मीटर लंबी एक मुड़ी हुई नली है। ये कुंडलित रूप में होती है, इसलिए हमारे पेट के इतने छोटे से हिस्से में फिट हो जाती है। ये स्टेशन पाचन तंत्र का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि भोजन का पूरी तरह से पाचन यहीं पर होता है। यहाँ छोटी आंत को शरीर की 2 बहुत बड़ी फैक्ट्रियों से मदद मिलती है, लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास।
लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो गहरे लाल भूरे रंग की होती है। और लिवर पित्र रस या बाइल जूस बनाता है। ये रस एक छोटी सी थैली में जमा होता रहता है जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल जूस खाने में मौजूद फैट यानी वसा को पचाने का बहुत बड़ा काम करता है। फैट को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फैट के अणु बहुत बड़े होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चिकने बर्तन पर लगा हुआ कड़ा तेल। हाँ, जिस तरह बर्तन धोने वाला साबुन उस चिकनाई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर साफ कर देता है, ठीक उसी तरह लिवर का ये बाइल जूस भोजन में मौजूद बड़ी फैट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसके बाद पेट के ठीक नीचे मौजूद दूसरी फैक्ट्री यानी अग्न्याशय अपना काम शुरू करती है। ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अग्न्याशयी रस निकालती है। ये रस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों पर काम करता है और उन्हें उनके सबसे सरल रूप में बदल देता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, फैट टूटकर फैटी एसिड में बदल जाता है और प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड बन जाते हैं। अब भोजन पूरी तरह से पच चुका है। यहीं से इस अध्याय के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से शुरू होते हैं, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। पचे हुए भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अवशोषण है। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों की बनावट इसके लिए बहुत खास होती है। इन दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें दीर्घरोम या विली कहते हैं। ये विली छोटी आंत के अंदरूनी हिस्से के क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसे समझने के लिए हम एक तौलिए का उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम एक सपाट कपड़े को पानी में डालें तो वो कम पानी सोखेगा, लेकिन अगर हम एक ऐसे तौलिए को पानी में डालें जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे धागे निकले हों तो वो बहुत ज्यादा पानी सोख लेगा। बेहतरीन उदाहरण है। विली भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। इन उभारों के अंदर खून की बहुत ही बारीक नलियां होती हैं। पचा हुआ भोजन इन विली के जरिए सीधा हमारे खून में मिल जाता है। खून में पचे हुए भोजन का मिल जाना ही अवशोषण कहलाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खून इस ऊर्जा और पोषक तत्वों को शरीर के हर हिस्से, हर अंग और हर कोशिका तक पहुंचाता है ताकि शरीर इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और शरीर को ऊर्जा देता है। इसी ऊर्जा से हम खेलते हैं, दौड़ते हैं और हमारे शरीर का विकास होता है। टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत होती है। पचे हुए भोजन का शरीर द्वारा ऊर्जा और विकास के लिए इस तरह उपयोग करना ही स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। अब एक अहम सवाल ये है कि जो खाना पच नहीं पाता उसका क्या होता है? सारा का सारा भोजन तो पचता नहीं है। जो बिना पचा हुआ भोजन बच जाता है वो हमारे अगले स्टेशन में जाता है जिसे बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत का नाम बड़ी है क्योंकि ये छोटी आंत के मुकाबले ज्यादा चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई में ये केवल 1.5 मीटर होती है। यहाँ पाचन का कोई नया काम नहीं होता। बड़ी आंत का मुख्य काम है उस अपच भोजन या कचरे में से पानी और जरूरी नमक को वापस शरीर में सोख लेना। पानी सोखने के बाद जो ठोस या अर्ध ठोस कचरा बचता है वो मलाशय यानी रेक्टम में जमा हो जाता है। और अंत में ये अपशिष्ट पदार्थ मल या फीसिस के रूप में समय समय पर गुदा यानी एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस कचरे को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को निष्कासन या इजेशन कहते हैं। और इसी के साथ मानव शरीर में भोजन की ये लंबी यात्रा पूरी होती है। ये तो हुई इंसानों की बात, लेकिन अगर हम गाय, भैंस या हिरण जैसे घास खाने वाले जंतुओं को देखें तो उनके भोजन पचाने का तरीका हमसे काफी अलग होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जानवर जब खा नहीं रहे होते हैं तब भी लगातार अपना मुंह चलाते रहते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। घास खाने वाले इन जंतुओं के पाचन तंत्र में एक खास तरह का डिजाइन होता है। जंगल में शिकारियों से बचने के लिए ये जानवर अपनी घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और उसे तुरंत नहीं चबाते। निगला हुआ ये खाना पेट के खास और बड़े हिस्से में जाकर जमा हो जाता है, जिसे रूमेन कहते हैं। रूमेन एक तरह का स्टोरेज टैंक है। यहाँ भोजन आंशिक रूप से पचता है, जिसे कर्ड कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है। घास में सेल्यूलोज नाम का एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। हम इंसान और बहुत से जानवर इस सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे पास उसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते। लेकिन इन जुगाली करने वाले जानवरों के रूमेन में
कुछ विशेष बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव होते हैं जो इस सेल्यूलोज को आसानी से पचा सकते हैं। जी, रुमेन में थोड़ा पचने के बाद जब जानवर किसी सुरक्षित जगह पर आराम से बैठा होता है तो ये कड छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वापस जानवर के मुंह में आता है और फिर जानवर इसे आराम से बैठकर चबाता रहता है। इसी प्रक्रिया को जुगाली करना कहते हैं और ऐसे जानवरों को रोमेंथी या रूमिनेंट्स कहा जाता है। इंसानों और बड़े जानवरों की बात तो समझ आती है, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। सही कहा। जैसे तालाब के पानी में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा। इस सूक्ष्म जीव का न तो कोई मुंह है और न ही हमारे जैसा कोई पाचन तंत्र। फिर ये खाना कैसे खाता है? अमीबा की कोशिकाओं के बाहर एक झिल्ली होती है और अंदर एक केंद्रक होता है। ये जीव लगातार अपना आकार बदलता रहता है। जैसे ही इसे अपने आसपास किसी सूक्ष्म भोजन का एहसास होता है, ये अपने शरीर से उंगलियों जैसे उभार बाहर निकालता है, जिन्हें पादाप या स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब है नकली पैर। ये किसी जासूस की तरह लगता है। अमीबा इन नकली पैरों से शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद खाना उसके शरीर के अंदर एक छोटी सी जगह में फंस जाता है, जिसे खाद्यधानी या फूड वैक्यूल कहते हैं। भैंसों तक जीवन को चलाने के लिए पोषण का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन उसका मूल सिद्धांत एक ही है। आज की इस विज्ञान चर्चा के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए आज हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें सीखी उनका एक स्पष्ट सारांश कर लेते हैं। हमने देखा कि जंतुओं में पोषण के मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को मुंह के जरिए शरीर के अंदर लेना। दूसरा चरण है पाचन, जहां जटिल भोजन को पाचक रसों की मदद से सरल टुकड़ों में तोड़ा जाता है, मुंह से लेकर छोटी आंत तक। बिल्कुल। पचे हुए भोजन को छोटी आंत की विली द्वारा खून में सोख लिया जाता है। चौथा चरण है स्वांगीकरण, जहां शरीर इस पचे हुए भोजन का ऊर्जा और नई कोशिकाओं के विकास के लिए उपयोग करता है। और 5वां चरण है निष्कासन, जिसमें बिना पचे हुए कचरे को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन 5 चरणों से ही जीवन की ऊर्जा का पहिया घूमता है। इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि हमारी भोजन नली सिर्फ एक पाइप नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री है। चलते चलते मैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। विद्यार्थियों, हमने जाना कि घास में मौजूद सेल्यूलोज को इंसान नहीं पचा सकते, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में रूमिनेंट्स जैसे खास बैक्टीरिया नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर विकास के लाखों सालों के दौरान इंसानों के शरीर में भी वे खास बैक्टीरिया आ गए होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? अरे ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या हम भी अपने स्कूल या ऑफिस के लंच ब्रेक में रोटी सब्जी खाने के बजाय मैदान में बैठकर सीधे घास और पत्तियां खा रहे होते? ये कल्पना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है। सोचिए अगर हमारे लंच बॉक्स का मेन्यू पूरी तरह से बदल जाता। इस विचार पर आप सब जरूर सोचिएगा। विज्ञान का काम केवल तथ्य रटना नहीं है, बल्कि हमारी सोच के दायरों को बढ़ाना है। आज की इस विज्ञान चर्चा में बस इतना ही। अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को समझते रहिए।